नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर, नए वीडियो को लेकर महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से। हमारी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसका जिसका संदर्भ जो है, संदर्भ तो किताब है और किताब के ऊपर ही वो चर्चा है, लेकिन उसका एक पक्ष जो है राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी लागू होता है। तो ये पुस्तक है, पहले भी मैं आपको ये पुस्तक दिखा चुका हूँ और इसकी एक रूपरेखा पहले भी बनाई है हमने, वो एक वीडियो पहले चल रहा है। लेकिन ये दिनेश कुमार माली ने ये जो पुस्तक लिखी है वो आनंद कुमार सिंह, प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह की एक नर्मदा सौंदर्य जल में नर्मदा नाम की पुस्तक के कविता संग्रह है, उसके ऊपर उन्होंने लिखी है। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने अमृतलाल वेगड़ की जो यात्रा है, वर्णन है नर्मदा का पैदल चलते हुए, वो भी है और कई लोगों का इसमें संदर्भ है। इसमें शंकराचार्य जी का संदर्भ है। इसमें नए नए जो बांध बन रहे हैं उस नदी के ऊपर, उसका संदर्भ है। इसमें पर्यटन का संदर्भ है और आध्यात्म के जो केंद्र हैं इस नदी के घाटों पर या नदी के किनारे तटों पर, और उनका भी इसमें काफी विवेचन है। लेकिन एक जो खास बात है इसमें, जो पर्यावरण के ऊपर जो इन्होंने एक चैप्टर लिखा है, नर्मदा का पर्यावरण, उसका जो संदर्भ है वो किताब तो है ही, प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह की कविताएं भी है, लेकिन उसमें वैश्विक स्तर को भी इन्होंने टच किया है। उसमें वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की क्या स्थिति है उसको भी इन्होंने इस पुस्तक में संजोया है। तो उस सारी पे बात करें, उस पर्यावरण के इशू पे ही मैं आज बात करना चाहता हूँ। लेकिन उस पर बात करें उसके पहले ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, मैसेज करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। इस अपील के बाद मैं इस पुस्तक के उस चैप्टर, उस पाठ पर आता हूँ जो एक वैश्विक स्तर का बन पड़ा है। तो अभी कुछ दिनों पहले हमने आपसे दिनेश कुमार माली की पुस्तक सौंदर्य जल में नर्मदा, एक पर्यावरणीय आलोचना पुस्तक पर चर्चा की थी। तब मुझे नहीं मालूम था कि इस पुस्तक के लिखने के पहले दिनेश कुमार माली ने कितनी पुस्तकों को पढ़ी है। इसके बाद इस पुस्तक को पढ़ी है, उसके बाद इस पुस्तक को लिखने का साहस किया है। उन्होंने न केवल पुस्तक पढ़ी है, बल्कि मुझे लगता है कि पर्यावरण के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ और उन वैज्ञानिकों के सम्मेलनों की रिपोर्ट्स भी पढ़ी है, जिसमें वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास की दौड़ में भाग रही सत्ताओं को चेतावनी भी दी है कि विश्व में कार्बन उत्सर्जन 400 ppm से 450 ppm की सीमा को लांघता है तो पूरी पृथ्वी पर जीव जगत का तबाह हो जाएगा। पशु पक्षी वनस्पति ही नहीं, मानव मात्र का नामो निशान पृथ्वी से फिर मिट जाएगा। उनकी पुस्तक, प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह जी की पुस्तक
काव्य संग्रह सौंदर्य जल में नर्मदा की 25 कविताओं की समीक्षा पुस्तक भले ही कही जाए, लेकिन मेरी नज़र में यह पुस्तक न केवल नर्मदा पर बन रहे बांधों का वर्णन करते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के खराब होते हालातों को, उनके कारणों और उनके बचाव में लिए एक लेख नर्मदा नदी का पर्यावरण लेख्स में स्पष्ट उल्लेख करते हैं। सन 1750 से आप संदर्भ लिया है 1750 से चल रही सभ्यता पर और पूंजीवाद पर सवाल उठाते हुए और कहते हैं कि दुनिया का पर्यावरण संतुलन 1750 से बिगड़ता शुरू हो गया था, जो धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान को बढ़ाते बढ़ाते 20वीं सदी के अंत में सारी हदें पार कर गया और आज पृथ्वी की को 1 डिग्री बुखार हो गया है। मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि जो अब 1 डिग्री तो बढ़ गया है, और अगर 1.5 या 2 हो गया तो नामो निशान मिट जाएगा पृथ्वी से। वे 1972 में विश्व के नेताओं ने भी इस चेतावनी पर विचार करना आरंभ किया था और कार्बन उत्सर्जन को रोकने पर सहमत हुए थे, लेकिन विकास की अंधी दौड़ में ऐसा कुछ नहीं किया जा सका। उसके बाद 1992 में अर्थ समिट, ब्राज़ील में 1997 में क्योटो, 2002 में जोहान्सबर्ग, 2007 में बाली और 2009 में दोहा और 2012 में डरबन, और अभी हाल ही में पेरिस की बैठक का हवाला देते हैं और बतलाते हैं कि 400 ppm के से बढ़कर 430 ppm तक चला जाएगा। उन्होंने ये जो कार्बन उत्सर्जन की बात है, अगर इतना हो गया तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, मतलब जीव जगत नष्ट हो जाएगी। महात्मा गांधी और उसमें उनके हिंद स्वराज पुस्तक का भी उल्लेख किया है और नेहरू से हुए पत्राचार का भी। उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने इन वैज्ञानिकों से भी पहले विश्व के पर्यावरणीय खतरों से आगाह किया था, 1950 और 60 के दशक में इस समस्या पर ध्यान आकृष्ट किया था। अतः और अब इसका इलाज केवल लोगों के हाथ में है। लोग अपनी आवश्यकताएं कम करें, संयमित जीवन जिए, सामुदायिक यातायात के साधनों का उपयोग करें। ये सारी बातें 1950 और 60 के दशक में डॉक्टर लोहिया ने कही थी। अहिंसा परिग्रह को अपनाएं। यही नहीं, उन्होंने विश्व के स्तर पर भी कहा था कि यह 2 सभ्यताओं का झगड़ा है, पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी या भारतीय सभ्यता। वे हथियारों के भी विरोधी थे। आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में जो लड़ाइयाँ चल रही है, उसमें भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद का उपयोग भी तापमान बढ़ा रहा है, जिससे पर्यावरण को हानि हो रही है। डॉक्टर लोहिया ने पर्यावरणीय समस्या उठाते हुए और भी कई सवाल खड़े किए, जैसे नदियों की सफाई। यह केवल नर्मदा के लिए नहीं, सभी बड़ी नदियों के बारे में चिंता व्यक्त करते थे। उन्होंने हिमालय बचाओ का नारा भी दिया। जंगल और आदिवासियों के सवाल पर डॉक्टर साहब ने यही नहीं, नर्मदा नदी बहुत मुखर थे। डॉक्टर लोहिया ने 70 साल पहले उन वन समस्याओं पर प्रश्न खड़े किए थे
जो आज वैश्विक समस्या बनकर मुंह बाए खड़े हैं। लेखक दिनेश कुमार माली ने नर्मदा के पर्यावरण व पर्यटन का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह की कविता के साथ अमृतलाल वेगड़ जी द्वारा पुस्तक का भी वर्णन किया। दिनेश कुमार माली ने सुमारको द्वारा लिखी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल का भी वर्णन करते हैं। तो उसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन जो पिछले 40 साल से चल रहा है कि नेत्री मेधा पाटकर से जोड़कर कहते हैं कि बड़े बांध बड़ी समस्याएं और लघु बांधों का अर्थशास्त्र का भी बतलाते हैं। बड़े बांध जो सरदार सरोवर का विशेष उल्लेख करते हुए कहते हैं कि 38 साल में सैकड़ों प्रदर्शनों, दर्जनों बार अनशन और जल सत्याग्रह के बावजूद भी केवल 50,000 परिवारों का पुनर्वास हो पाया है। अभी 40,000 परिवार बिना पुनर्वास के अभी भी 40,000 परिवार बिना पुनर्वास के विस्थापित होने वाले हैं। उन्होंने मेधा पाटकर से जानकारी लेकर यह भी उल्लेख किया कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी वर्षगांठ मनाने व आमोद प्रमोद के लिए बांध को पूरा भर देते हैं, जिससे नीचे के क्षेत्र में पानी गांवों और घरों में घुसकर तांडव मचाता है। सरदार सरोवर से कच्छ क्षेत्र में अभी भी पीने के पानी और सिंचाई के पानी का अभाव है। नर्मदा नदी के किनारे जंगल कट रहे हैं और भील आदिवासियों का जीवन यापन कठिन हो गया है, क्योंकि उनका जीवन इन जंगलों पर ही निर्भर है। यही नहीं, नर्मदा नदी पर जगह जगह बांध बांधने के कारण आसपास के जंगल, गांव, खेती खलियान, घर बार आदि बहुत कुछ इन क्षेत्रों में डूब क्षेत्र में आ गया है। हरसूद शहर जैसे शहर तक इस डूब में डूब गए हैं। वे बताते हैं कि इस पुनर्वास के कार्यक्रम में भी बहुत अन्याय हुआ है। घाटी में आदिवासियों पर अत्याचार भी हुए हैं। पुनर्स्थापना की प्रक्रिया में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। आदिवासियों के घर की हालत और भरने के एवज में पैसों की वसूली भी की गई है। खूब जमकर मुर्गा और शराब उड़ाया गया है। इस अनुभूति की कार्य को प्रोफेसर आनंद ने भी अपनी कविता में ऐसे प्रस्तुत किया है। लहर तब छूती है पाप की लहर को, तरंगों के आवर्तन खेलते हैं छप छप, तट पर लगे लगे डुबो दे पास के जंगल, गांव, खेत खलियान, घर बार सब कुछ धीरे छर्रे झर्रे झर्रे। मटमैला हो जाता है जीवन, असहाय एक विचार की बाढ़ ही रह जाती है शेष, जो उतार पर जाने के से पहले पल्लन से विहंगम तोड़ नहीं डालती, जीर्ण भारत का विकृत मन, सोने पर नींद खटकती है नर्मदा। इतिहास का भयावह अंधकार अपने आंचल में ढाप होठों पर तर्जनी धरे हुए पीछे मुड़कर अचानक चल देती है। मौन खड़ी एक टक बरसती उद्दाम भाग के असुर को तुम्हारे पीछे
छुप छाट धड़ाप करती भागती हो, आकांक्षाओं को गद्यालयों सत्य रज तप तम से प्रकृति को मिलता नहीं छुटकारा। असुर है मन में छिपा हुआ, महत का अहंकार बनकर, सवे में भक्षी दावानल विश्व दृष्ट सृजित विश्वास। तो ऐसे उन्होंने ये प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह ने जो कविताएं लिखी है उनका भी इसमें उल्लेख है, और ऐसे ही विचारों पर प्रोफेसर सिंह की अन्य कविताएं भी मिलती हैं। पाश्चात्य की दृष्टिकोण पर भी कवि आनंद ने चिंतन किया है। आज वे ग्रीन पॉलिटिक्स बन गई है। महात्मा गांधी ने कहा था कि पृथ्वी हमारी आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन एक आदमी का भी लालच पूरा नहीं कर सकती, यह की क्षमता नहीं है। लेखक का कहता है, गांधी कितने बड़े पर्यावरणविद थे। इस पर्यावरणीय आलोचना पुस्तक में लेखक ने इतनी किताबों के उदाहरण दिए, उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि अगर मैं उनका उल्लेख भर करूं तो 10 मिनट का वीडियो तो यूं ही बन जाएगा। लेखक ने लेख के अंत में सन 1972 के यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस की विषय एनवायरनमेंट पर आयोजित एक समारोह संगोष्ठी, जिसका विषय था ओनली वन अर्थ, द ईयर एंड मेंटेनेंस ऑफ स्मॉल प्लेनेट की लीफलेट के अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ वाक्य का उल्लेख किया। वो वाक्य था, जब से हम मनुष्य बने हैं हम में समझ आने लगी है, तो इतना ही कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति के केवल 2 देश होते हैं, पहला उसका अपना देश और दूसरा ये पृथ्वी। इसलिए पृथ्वी के पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी हर पृथ्वीवासी को की है, जिसे उसे अपने कर्तव्य परायणता के साथ निभाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा संदेश जो है पूरी पृथ्वी के लिए इस पुस्तक में दिनेश कुमार माली ने दिया है। इसको इस पर्यावरणीय नर्मदा की पर्यावरणीय बात को मैंने इसलिए प्रस्तुत किया कि ये बात सिर्फ नर्मदा की नहीं है, ये सारी जो नदी घाटियां हैं और जहाँ पर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, उन सभी घाटियों की यही दुर्दशा है और यही पर्यावरण की वहाँ पर समस्या है। तो हमको ये जो सभ्यता है, मतलब जो पूंजीवाद की जो सभ्यता है, जो मतलब इंग्लैंड में जो 1747 से चली आ रही है, ब्रिटेन से, यूरोप से, उस सभ्यता के ऊपर ही सीधा सीधा प्रहार है, क्योंकि वही पर्यावरण की इस समस्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि वो पूंजीवाद को जीवित रखने के लिए तरह तरह की चीज़ों का उत्पादन करते हैं, अनावश्यक चीज़ों का भी उत्पादन करते हैं, और फिर उनको मार्केट में बेचने के लिए नए नए तरीके से उनके विज्ञापन करते हैं और लोगों को उन विज्ञापनों के द्वारा फंसाया जाता है। जितना कम हम अपना आवश्यकताएं रखेंगे, उतना ही हम पर्यावरण का सुधार करेंगे। ये एक बहुत मोटी और बड़ी बात है, और डॉक्टर लोहिया ने उन दिनों 1950-60 के बीच में ही ये सब बातें कही थी, जिसको आज भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन जो नहीं मान रहे हैं वो इसके परिणाम भी भुगत रहे हैं। इसलिए
हम फिर से कहना चाहते हैं कि डॉक्टर लोहिया की जो बातें हैं, नदी बचाओ और हिमालय बचाओ, नदियाँ साफ करो और स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ये सारी चीज़ें के ऊपर ध्यान दें। अपने अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी आवश्यकताओं को कम करें और लोगों को गैर बराबरी ख़त्म करें। तभी लोगों में गैर बराबरी ख़त्म करें, तभी पर्यावरण की रक्षा हो पाएगी। अन्यथा 4-5% लोग मज़े करेंगे और बाकी लोग उस आग में जलते रहेंगे। तो इसी नोट के साथ मैं इस को ख़त्म करता हूँ। और मैं दिनेश कुमार माली, मेधा पाटकर, आनंद कुमार सिंह, अमृतलाल वेगड़ और जितने भी लोग इसके अंदर, महात्मा गांधी और जितने भी लोगों का इन्होंने नाम लिया है, उन सबको धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने इन सब से ये जो पुस्तक बनी है वो काफ़ी चर्चा में रहेगी, मुझे ऐसा आभास है या मुझे ऐसा लगता है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और इशू के ऊपर। हमारे जो वीडियो हैं लोग चाहे कम देखें और अभी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड हो रहे हैं और ये वस्तुतः गंभीर किस्म के वीडियो बन रहे हैं। इनको जीवन के साथ देखना, जीवंतता के साथ देखना इनको बहुत ज़रूरी है। तो इसी नोट के साथ मैं इस को समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।